सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनएच पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर कला संस्कृति के 20 महत्वपूर्ण ट्यूशन लेकर आए हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये ट्यूशन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से ट्यूशन एग्जाम में बनकर आ सकता है। वही ट्यूशन आपको पढ़ाए जाएंगे जहाँ से ट्यूशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कला संस्कृति के 20 महत्वपूर्ण ट्यूशन। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। क्या दिया गया है आपको सम्मिलित करने के लिए? वट सावित्री अमावस्या, माघ अमावस्या। डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है तेजा दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मौनी अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या। डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या? गंगा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं तो मैं लिख लीजिए 1 2 3 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 2 1। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 1 2 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 4 1 3। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करने वाले हो आप? फटाफट आंसर दो उसका मुझे। क्या करोगे बताइए? वट सावित्री अमावस्या का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? वट सावित्री अमावस्या ये मनाई जाती है ज्येष्ठ अमावस्या को। और तेजा जो दशमी का त्योहार है ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, मौनी अमावस्या आप सभी जानते हैं माघ अमावस्या को मनाई जाती है और गंगा दशमी का त्योहार मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का। तो वट सावित्री जो अमावस्या है ये मनाई जाती है ज्येष्ठ अमावस्या को, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तेजा दशमी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल दशमी को, चौथा ऑप्शन। और मौनी अमावस्या मनाई जाती है माघ अमावस्या को, एक। और गंगा दशमी का त्योहार मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, दूसरा ऑप्शन। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन बनाकर आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया भाई? पीरों का पीर, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। पीरों का पीर कहा जाता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर। रामदेव जी, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बाबू जी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गोगा जी और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है तेजा जी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2, पीरों का पीर कहा जाता है? कौन से लोक देवता को पीरों का पीर कहा जाता है? तो रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। ठीक है, और रामदेव जी का जन्म हुआ था उल्लू काश्मीर बाड़मेर में। इनके पिता का नाम अजमल और माता का नाम क्या था? मैणादेवी। पत्नी का क्या नाम था? नेतल देव। ठीक है, इसके अलावा जो बाबू जी है, बाबू जी को तो प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि प्लेग रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं तो कौन जाने जाते हैं? प्लेग रक्षक देवता के रूप में बाबू जी को। ठीक है, ऊँटों के देवता के रूप में भी बाबू जी को जाना जाता है, जबकि गोगा जी को जाना जाता है जहार पीर के नाम से। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो गोगा जी। इसके अलावा जो तेजा जी है, तेजा जी को जाना जाता है काला बाला के रूप में, काला बाला या फिर सर्पों का देवता, सर्पों के देवता या फिर गाय रक्षक देवता, गाय रक्षक देवता या फिर कशी कार्य उपासक देवता। कौन से लोक देवता को कहा जाता है? तो तेजा जी को। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार
एग्जाम में बनकर आया है। काला बाला के रूप में जाने जाते हैं तेजाजी, या फिर सर्पों के देवता के रूप में तेजाजी, या फिर कृषि कार्य के उपासक देवता है तो कौन है तेजाजी, या फिर जहर पीर के रूप में जाने जाते हैं तो गोगा जी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 में सुमेलित करें। यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है। क्या दिया गया है? भाटी राजवंश की इष्ट देवी, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। भाटी राजवंश की इष्ट देवी ऑप्शन में आपको दिया गया है स्वांग्या माता, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाटी राजवंश की कुल देवी, भाटी राजवंश की कुल देवी आवड़ माता, कछवा वंश की इष्ट देवी, कछवा वंश की इष्ट देवी जंगबाई माता। सुमेलित करना है क्या आपको ना, और डी ऑप्शन में आपको दिया है कछवा वंश की कुल देवी शीला देवी। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जो मन में कहीं ना कहीं डाउट पैदा करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं 1 2 3 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 2 1। सी ऑप्शन में आपको 2 1 4 3, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 1 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करोगे राइट आंसर? सुमेलित करें भाटी राजवंश की इष्ट देवी, इनमें काफी अंतर है। भाटी राजवंश की अगर इष्ट देवी आपसे पूछा जाए तो कौन सी माता है? भाटी राजवंश की इष्ट देवी आवड़ माता, दूसरा ऑप्शन। और भाटी राजवंश की जो कुल देवी है वे है स्वांग्या माता। ठीक है, कछवा वंश की इष्ट देवी, कई बार बताया मैंने आपको, कछवा वंश की जो इष्ट देवी है वे है शीला देवी, और कछवा वंश की जो कुल देवी है वे है जम्बाई माता। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में। तो भाटी राजवंश की इष्ट देवी है आवड़ माता, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा भाटी राजवंश की जो कुल देवी है वे स्वांग्या माता है, और कछवा वंश की इष्ट देवी है शीला देवी, और कछवा वंश की जो कुल देवी है वे जम्बाई माता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। कम समय में आपको यहाँ पर बेहतर तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि धर्म जहाज किस संत का ग्रंथ है? ऑप्शन आपको दे दी गई यहाँ पर जाम्बोजी, चरणदास जी, ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है हरिदास जी, और संत माओ जी। बताइए क्या करने वाले हो, बताइए क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 4, धर्म जहाज किस संत का ग्रंथ है? कौन से संत का ग्रंथ है ये धर्म जहाज? 4 ऑप्शन है आपके पास, और ये है चरणदास जी का धर्म जहाज। इसके अलावा नास्तिक लीला, क्वेश्चन यहाँ से भी बन कर सकता है कि नास्तिक लीला, धर्म जहाज और नास्तिक लीला ये है चरणदास जी की प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं जाम्बू जी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वे है जम्बू सागर, जैसे जम्बू संहिता। ठीक है, जाम्बू जी को तो आप सभी जानते हैं, जम्बू सागर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जम्बू सागर
और जम्ब संहिता, ये कौन से ग्रंथ, इनके इन जो ग्रंथों के लेखक हैं, इन दोनों जो ग्रंथों के लेखक है वे कौन है, जाम्बोजी। लेकिन चरणदास जी के द्वारा धर्म जहाज और नाश के प्रेला या फिर भक्ति पदार्थ इनकी रचना की गई है। और हरिदास जी के द्वारा मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश, ठीक है। ये हरिदास जी का प्रमुख ग्रंथ है। और संत माओ जी के द्वारा प्रमुख ग्रंथ है प्रेम सागर या फिर मेघ सागर, या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है। प्रेम सागर और मेघ सागर ग्रंथ के लेखक है संत माओ जी, जिनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था। और निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक है, कलगी का अवतार माओ जी को माना जाता है। और हरिदास जी के द्वारा है जो कि मंत्र राज प्रकाश, ठीक है, ये प्रमुख इनका ग्रंथ है। और चरणदास जी के द्वारा धर्म जहाज और नाश के लीला, ठीक है, या फिर भक्ति पदार्थ। और जाम्बो जी के द्वारा जम्ब सागर व जम्ब संहिता ग्रंथ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा गया है कि बारात का डेरा देखते समय, बारात का डेरा देखते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए गए हैं। खेड़ गीत, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जला गीत, सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है भाई कामड़ गीत, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शीरणे गीत। बताइए कौन से गीत गाए जाते हैं बारात का डेरा देखते समय महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है, कौन सा गीत है, जला गीत, ठीक है। बारात का डेरा देखते समय महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है जला गीत। जबकि जो हेड गीत है ये गाए जाते हैं दीपावली के अवसर पर। कौन से अवसर पर गाए जाते हैं, दीपावली के अवसर पर हेड गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा जला गीत बारात का डेरा देखते समय महिलाओं के द्वारा, और कामड़ गीत है वर को नजर से बचाने के लिए, वर को नजर से बचाने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, कामड़ गीत, ठीक है। इसके अलावा जो चीटने गीत हैं ये विवाह के समय महिलाओं के द्वारा गाली भरे गीत हैं, विवाह के समय महिलाओं द्वारा गाली भरे गीत, गाली भरे गीत होते हैं चीटने गीत, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वर को नजर से बचाने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, तो कामड़ गीत, ठीक है। या फिर है जो कि विवाह के समय महिलाओं द्वारा जो गाली भरे गीत हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो शीतने गीत के नाम से। और हिंद गीत गाए जाते हैं दीपावली के अवसर पर। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के माध्यम से कम 4 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, सुमेलित करें, सुमेलित करें। ऑप्शन क्या दिया गया है, राग मंजरी, ग्रंथों के नाम दे दिए गए हैं या फिर लेखकों के नाम दे दिए गए हैं। द्वारिका, द्वारिका नाथ भट्ट, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अनूप संगीत विलास, कृष्णानंद व्यास, कृष्णानंद व्यास। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राग चंद्रिका, उल्रिक विठल, उल्रिक विठल। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम। हाँ बट
ठीक है, ये ऑप्शन दे दिए गए आपको, तो मेरे कीजिए तो आप 3 4 1 2 2 4 1 2। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 2 1 और 3, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 3 4 2 1। सम्मिलित करो फटाफट। ये ग्रंथों के नाम दे दिए गए हैं और यहाँ पर लेखकों के नाम दे दिए गए हैं, सम्मिलित करना है। राग मंजरी की रचना किसके द्वारा की गई है? राग मंजरी पुंडरीक विठल के द्वारा। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। इसके अलावा अनूप संगीत विलास की रचना किसके द्वारा की गई है? अनूप संगीत विलास की रचना भाव भट्ट के द्वारा। तीसरा और चौथा ऑप्शन। 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। राग चंद्रिका की जो रचना है वे की गई है द्वारिकानाथ भट्ट के द्वारा, एक। और राग कल्पद्रुम की रचना की गई है कृष्णानंद व्यास के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। राग मंजरी की रचना किसके द्वारा की गई है? पुंडरीक विठल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन। और अनूप संगीत विलास इसकी रचना भाव भट्ट के द्वारा की गई है, चौथा ऑप्शन। राग चंद्रिका की रचना द्वारिकानाथ भट्ट के द्वारा और राग कल्पद्रुम की रचना की गई है कृष्णानंद व्यास के द्वारा। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से ग्रंथों के नाम भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, और लेखकों के नाम दिए जा सकते हैं, सम्मिलित करो। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है। क्या ऑप्शन दिए गए हैं आपको? यहाँ पर नृत्य दे दिए गए हैं और यहाँ पर दे दी गई है आपको जनजाति, ठीक है। तो असंगत पूछ रहा है ये। नृत्यों के नाम दिए गए हैं कौन कौन सा? घुमरा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मादल, गरासिया, और सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है धाकड़, कंजर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मावलिया, मेव। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से असंगत है नृत्य और जनजाति दे दी गई है, कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? देख लीजिए, इसमें से क्या ढूंढना है आपको? असंगत। जो घुमरा नृत्य है किया जाता है भीलों के द्वारा, सही ऑप्शन से। मादल नृत्य ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और जो धाकड़ नृत्य है ये भी कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है, और जो मावलिया नृत्य है मेव, ये बिल्कुल गलत है। मावलिया जो नृत्य है ये किया जाता है कथोड़ी जनजाति के द्वारा, कथोड़ी जनजाति के द्वारा। मेव जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है बताइए आप? रणबाजा नृत्य, रणबाजा नृत्य किया जाता है मेव जनजाति के द्वारा, जबकि मावलिया जो नृत्य है ये किया जाता है कथोड़ी जनजाति के द्वारा। तो कौन सा कथन असंगत है? डी ऑप्शन, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इस चित्रकला शैली चित्रकला शैली में चित्रकार चित्रों के साथ नाम व तिथि लिखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर शैलियों के नाम दे दिए गए हैं आपको। बीकानेर शैली, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है किशनगढ़ शैली, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर शैली, नागौर शैली। बताइए किस चित्रकला शैली में चित्रकार चित्रों के साथ नाम व तिथि लिखते हैं? ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें चित्रकारों के द्वारा नाम और तिथि ही लिखी जाती थी? कौन सी चित्रकला शैली है?
बीकानेर से। ठीक है, जिसमें चित्रकार चित्रों के साथ साथ अपने नाम को भी लिखते थे और तिथि को भी लिखते थे। कौन सी शैली है? बीकानेर शैली। जबकि जो किशनगढ़ शैली है, ये भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पे, कि जो बीकानेर शैली है इसमें चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को माना गया है? तो अनु सिंह। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बीकानेर में चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को माना गया है? तो अनु सिंह के काल को। ठीक है, और जो किशनगढ़ शैली है इसमें चित्रकला का स्वर्णकाल माना गया है सावन सिंह के काल को, और इसमें सर्वाधिक है जो कि नारियों के सौंदर्य का वर्णन है, सर्वाधिक नारियों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है आप सभी जानते हैं, बड़ी ठाणी है। क्योंकि जो जैसलमेर शैली, जैसलमेर एकमात्र राजस्थान की ऐसी शैली है जिस पर किसी भारी चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं है, और इसमें सर्वाधिक है जो कि मूमल के चित्र, मूमल, इसमें सर्वाधिक जो चित्रण देखने को मिलता है वो मूमल का मिलता है, सर्वाधिक मूमल का चित्रण। क्वेश्चन बनकर रख सकता है कि सर्वाधिक मूमल का चित्रण कौन सी चित्रकला शैली में देखने को मिलता है? तो जैसलमेर शैली। लेकिन जैसलमेर शैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर बाहरी शैली का प्रभाव नहीं है। ठीक है, और नागौर शैली में सर्वाधिक बुझे रंगों का प्रयोग किया गया है, सर्वाधिक बुझे रंगों का प्रयोग कौन सी चित्रकला शैली में किया गया है? तो नागौर चित्रकला शैली में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है? 9 में रामस्वरूप शर्मा, रामस्वरूप शर्मा का संबंध किस कला से? इसकी कला से है। ऑप्शन ब्लू पोट्री, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है सेवा कला, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पुस्तक कला, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है तारकशी कला। बताइए क्या करोगी? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रामस्वरूप शर्मा का संबंध किस कला से है? रामस्वरूप शर्मा का संबंध कौन सी कला से है? बताइए फटाफट, कौन सी कला से है? तारकशी कला से। राइट आंसर यहाँ होगा डी ऑप्शन। और तारकशी कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राज संबंध, और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वे हैं रामस्वरूप शर्मा। क्योंकि ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है जयपुर जिला, और ब्लू पोट्री के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वे हैं कृपाल सिंह शेखावत, जिनको 1974 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा खेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला जाना जाता है, प्रतापगढ़ जिला। ठीक है, और खेवा कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वे कौन है बताइए? महेश राज सोनी, जिनको 2015 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ब्लू पोट्री का लिख देती हूँ मैं यहाँ पर प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। ये फिर पूछा जा सकता है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी कला से है? ब्लू पोट्री से। और महेश राज सोनी, महेश राज सोनी का संबंध किस कला से है? सेवा कला से। और सेवा कला का संबंध कौन से जिले से है? तो प्रतापगढ़ से। उस्ता कला का संबंध है बीकानेर से। और उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार है वे कौन है? हिशामुद्दीन, हिशामुद्दीन। और हिशामुद्दीन को 1986 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस्ता कला के लिए। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको नाम भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कौन सी कला से है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है भाई? निम्न में से, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आ गया, निम्न में से गोलमा कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है? ऑप्शंस नाग,
या पैर या हाथ, और डी ऑप्शन में दिया गया है या फिर कान। बताइए नहीं फटाफट क्या करोगी। तीन में से गोलमा कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है? कहाँ पर पहना जाता है ये गोलमा नाम का आभूषण? कहाँ पहना जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। ये पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। वैसे ये गोलमा जो आभूषण है ये पैरों के उंगलियों में पहना जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में पैरों की उंगलियां नहीं दे रखा है, पैर दे रखा है, तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं नाक पर तो कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? जैसे नथ हो गई, या फिर बेतरी, या फिर कांटा, इसके अलावा चुन्नी, चौक, ठीक है, इसके अलावा भोगली या फिर सीढ़ी। ये कहाँ के आभूषण है? सारे नाक के आभूषण है, नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है। पैर पर पहना जाता है पायल या फिर पायजेब या फिर रमझोल, इसके अलावा नेवरी, इसके अलावा पेजनिया या फिर घुंघरू, घुंघरू या फिर नुपुर या फिर शकुंतला या फिर टणका या फिर हीरा नामी या फिर तोड़ा या फिर छड़ और लंगर। ये कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण है? सारे पैरों पर पहने जाने वाले आभूषण है। हाथ में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो हाथ में पहनी जाती है चूड़ी, इसके अलावा चूड़ा, चूड़ी, चूड़ा, कंगन, कड़ा, पाटला, मोकड़ी और नौगरी, गोखरू। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम में आया था, गेस्टिक एग्जाम में। गोखरू नाम का जो आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? हाथ का आभूषण है, ठीक है। इसके अलावा फूंदा, बंगड़ी, गजरा, ये सारे हाथों के आभूषण है, या फिर हाथ पान, हाथ फूल, ये भी हाथों में पहने जाने वाले आभूषण है। कान में आप सभी जानते हैं कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? झेला, झमेला, पीपल, पन्ना लिख देते हैं यहाँ पर। झेला, झमेला, पीपल, पन्ना, इसके अलावा बाली, लूंग और लटकन, इसके अलावा अंगूठिया या फिर सुर्लिया, दिखाई दे रहा है आपको, या फिर टोटी। ये सारे कहाँ के आभूषण है? कान के आभूषण है। तो कोई भी एक आभूषण का नाम उठाकर दिया जा सकता है आपको कि ये आभूषण कहाँ पहना जाता है, या फिर निम्न में से असंगत है, या फिर सुमिलित करे आभूषणों को, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 11। क्या पूछा गया है? पहला ख्याल, पहला ख्याल का संबंध किस जिले से? पहला ख्याल का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, दौसा, भीलवाड़ा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भरतपुर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जयपुर। बताइए भाई क्या करने वाले हो। पहला ख्याल का संबंध किस जिले से? यही पूछा गया है यहाँ पर। पहला ख्याल, इसका संबंध कौन कौन से जिलों से है? पहला ख्याल, इसका संबंध है लालसोट, दौसा, लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर। पहला ख्याल का संबंध। और हेला ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वे कौन है? हेला शायर, हेला शायर। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, क्योंकि भीलवाड़ा का संबंध तो किससे है? स्वयं कला से, ठीक है। और स्वयं के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वे हैं जानकीलाल भाट। इसके अलावा भरतपुर का संबंध है नौटंकी कला से, ठीक है। और जयपुर का संबंध है तमाशा से। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि तमाशे का संबंध कौन से जिले से है? तो जयपुर से। या फिर नौटंकी के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? भरतपुर। अपोजिट भी पूछ सकता है वो। या फिर स्वयं के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो भीलवाड़ा, ठीक है। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिलों के नाम पूछे जा सकते हैं या फिर प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। किस जनजाति को किस जनजाति को वन पुत्र कहा जाता है। ऑप्शन गरासिया, शेगड़िया, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मीणा। बताइए क्या करने वाले हो, क्या करोगे राइट आंसर। किस जनजाति को वन पुत्र कहा जाता है। कौन सी जनजाति को वन पुत्र कहा जाता है। भील जनजाति को क्या कहा जाता है, वन पुत्र कहा जाता है। और ये वन पुत्र किसके द्वारा बताइए, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है भील जनजाति को वन पुत्र। ठीक है, और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति। ठीक है, क्वेश्चन मन करा सकता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति, या फिर राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है तो वो है भील जनजाति। जैसे राजस्थान की सबसे जो बड़ी जाति है, सबसे बड़ी जनजाति वो तो है मेड़ा जनजाति। यहाँ से भी क्वेश्चन मन करा सकता है। मेड़ा जनजाति है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन करा सकता है। तो किस जनजाति को वन पुत्र कहा जाता है, भील जनजाति को, और किसके द्वारा बताया गया है, ये कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जो जेम्स टोड थे, इन्होंने जो भीलों की उत्पत्ति है जो बताइए व्हील शब्द से, और व्हील का अर्थ होता है कमान। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है। कुबले माला ग्रंथ, कुबले माला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, पृथ्वीराज राठौड़। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है सूर्यमल मित्रण, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है चंद बरदाई, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है उदयपुरी। बताइए भाई क्या करोगी। क्वेश्चन नंबर 13, कुबले माला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। कुबले माला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, कुबले माला ग्रंथ की रचना को उदयपुरी के द्वारा। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, कुबले माला ग्रंथ। इसकी जो रचना है वे की गई है उदयपुर सूरी के द्वारा, उदयपुर सूरी ने। और इसमें 18 भाषाओं का 18 भाषाओं का वर्णन है इसमें, और उसमें से है जो कि मरु भाषा का वर्णन भी मिलता है। मरु भाषा का वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, कुबले माला ग्रंथ की रचना उदयपुर सूरी के द्वारा, इसमें 18 भाषाओं का यूज किया गया है, और इसमें मरु भाषा का वर्णन भी देखने को मिलता है। तथा कुबले माला जो ग्रंथ है ये किस संसद के समय रचा हुआ ग्रंथ है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। और जालोर के शासक, जालोर शासक वत्सराज प्रतिहार के काल में रचा हुआ ग्रंथ है ये। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कुबले माला ग्रंथ की रचना किसके शासन काल में की गई थी। तो जालोर के शासक वत्सराज प्रतिहार के काल में रचा गया ग्रंथ है ये कुबले माला। राइट आंसर डी ऑप्शन। जबकि पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा तो वेली वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी रचना की गई है। और सूर्यमल जो मित्रण है इनके द्वारा वंश भास्कर या फिर वीर तख्तई
या फिर रामधन जाट, या फिर छंदो मयूर, ठीक है, या फिर सती राठौर, सती राठौर, या फिर बलवंत विलास, बलवंत विलास। किन ग्रंथों की रचना की गई है? सूर्य मंथन के द्वारा। कोई भी एक रचना का नाम दिया जा सकता है आपको, ठीक है। चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज राशि, पृथ्वीराज राशि की रचना की गई है चंद्र बरदाई के द्वारा। देखिए पृथ्वीराज राठौर के द्वारा बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की गई है, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है। ऑप्शन जोधपुर, जयपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर और झालावाड़। बताइए क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है। चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पूछा है, ध्यान देने वाली बात है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। और राजस्थान जो संगीत नाटक अकादमी इसकी जो स्थापना है वे कब की गई थी? 1957 में। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान संगीत संस्थान है, राजस्थान संगीत संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये है जयपुर में, ठीक है। और राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना की गई थी 1950 में, ठीक है। बीकानेर में क्या है? राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये है बीकानेर में। पहले जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार था इसकी जो स्थापना है वे 1955 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? जयपुर में। लेकिन बाद में 1960 में इसे स्थापित कर दिया गया था बीकानेर में, ठीक है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, कहाँ पर? जयपुर में। लेकिन बाद में 1960 में इसे बीकानेर स्थापित कर दिया गया था राजस्थान राज्य अभिलेखागार को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और झालावाड़ में है भवानी नाट्यशाला, भवानी नाट्यशाला कौन से जिले में है? झालावाड़ में। और भवानी नाट्यशाला की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट तो कम समय में आपको बेहतर तैयारी करवाई जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वही फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें आपको सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, सम्मिलित करें। क्या दिया गया है? बोलियां दे दी गई है यहाँ पर आपको। मेवाड़ी बोली, ऑप्शन जाल और पाली, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मारवाड़ी बोली, शिरोई। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है देवड़ावाटी बोली, जैसलमेर बीकानेर। इस प्रकार का क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है एग्जाम में। और बोडवाड़ी बोली, बोडवाड़ी बोली, उदयपुर भीलवाड़ा। तो मैं कह रहा हूँ उसमें क्या ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं 3 4 2 1। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 2 3 1। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 3 1 और 4। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 4 3 2 1। बताइए सुमेलित करें। बोली दे दी गई है और जिलों के नाम दे दिए गए हैं। कौन सी बोली कौन से जिले में बोली जाती है? तो जो मेवाड़ी बोली है, कई बार बताया मैंने आपको, मेवाड़ी जो बोली है ये बोली जाती है उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद जिलों में। मेवाड़ी बोली उदयपुर भीलवाड़ा, चौथा ऑप्शन, ठीक है। 3 आवाज कट हो गए यहाँ पर, दोबारा है
तो मेवाड़ी बोली उदयपुर भीलवाड़ा में बोली जाती है, और मारवाड़ी जो बोली में बोली जाती है जैसलमेर और बीकानेर में। 4 और 3, 4 और 3, ठीक है। इसके अलावा देवड़ा वाटी बोली है, कहाँ बोली जाती है देवड़ा वाटी बोली? तो ये बोली जाती है शिरोई में, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। और गोडवाड़ी जो बोली है बोली जाती है जालोर और पाली में। गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है? गोडवाड़ी, जालोर और पाली में। राइट आंसर डी ऑप्शन। इस प्रकार से क्वेश्चन बना कर दिया जा सकता है आपको। ये मेवाड़ी बोली राजस्थान के 3 जिलों में बोली जाती है, तो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। और मारवाड़ी बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में, यानी जैसलमेर और बीकानेर में। देवड़ावाटी बोली सिरोही में, और गोडवाड़ी बोली जाती है जालोर में और पाली में, ठीक है। राइट आंसर यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये किला देवताओं एवं परियों द्वारा बनाया गया है, ये किस किले के संबंध में है? ये किस किले के बारे में है? ऑप्शन मेहरानगढ़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है नाहरगढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है तारागढ़, और डी ऑप्शन में भी दिया गया है जूनागढ़। बताइए क्या करने वाले हो? क्या पूछा है? ये किला देवताओं एवं परियों द्वारा बनाया गया है, ये किस किले के बारे में? ये जो कथन है ये कौन से किले के बारे में कहा गया है कि जिसका निर्माण देवताओं और परियों द्वारा बनाया हुआ लगता है? बताइए कौन से किले के संबंध में है ये कथन? ये है मेहरानगढ़ के संबंध में। और मेहरानगढ़ का जो किला है ये है जोधपुर में, जिसका निर्माण राव जोधाती द्वारा करवाया गया था। और मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये है चिड़ियाटोप पहाड़ी पर। या फिर पूछा जा सकता है कि ये किला देवताओं एवं परियों द्वारा बनाया गया है, ये कथन किसने कहा है? ये कथन किसका है? बताइए ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया कथन है कि ये ऐसा किला है जिसका निर्माण देवताओं और परियों द्वारा बनाया हुआ लगता है। तो ये मेहरानगढ़ के संबंध में रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया कथन है। और मेहरानगढ़ का दुर्ग है कहाँ पर? जोधपुर में। जबकि नाहरगढ़ का किला आप सभी जानते हैं जयपुर में स्थित है, और इसका जो निर्माण है वे करवाया है सवाई जय सिंह के द्वारा, ठीक है, जिनके द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी 1727 में। और तारागढ़ का किला अजमेर में है, जिसका निर्माण करवाया था अजयराज के द्वारा, ठीक है। अजयराज कौन था? अजमेर का संस्थापक। अजमेर की स्थापना अजयराज के द्वारा की गई थी 1113 ईस्वी में। और जूनागढ़ दुर्ग यह है बीकानेर में, और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह के द्वारा। तारागढ़ के किले का निर्माण अजयराज ने, और जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया था राय सिंह द्वारा, ठीक है। यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। और जूनागढ़ दुर्ग कौन सा दुर्ग का उदाहरण है? तो धन दुर्ग का उदाहरण है जूनागढ़ का दुर्ग। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है? बड़ा बाग, बड़ा बाग की छतरी पूछी गई है। छतरी छतरी से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं जैसलमेर, कोटा, जयपुर, बीकानेर। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये बड़ा बाग की छतरी स्थित है, कौन से जिले में स्थित है ये बड़ा बाग की छतरिया? कहाँ पर है बड़ा बाग की छतरिया? जैसलमेर में। कोटा में तो कौन सी छतरिया स्थित है? शारबाग की छतरी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शारबाग की छतरी कौन से जिले में स्थित है? शारबाग की छतरी ये तो है कोटा में, ठीक है। और जयपुर में है गेटोर की छतरिया, गेटोर की छतरी जयपुर। और बीकानेर में है देवी कुंड की छतरी,
देवी कुंड की चक्री कौन से जिले में है? तो बीकानेर में। और बड़ा बाग की चक्री है जैसलमेर जिले में। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18। क्या पूछा है? खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में लगता है? खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में लगता है, यही पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तिथि नहीं पूछी गई है, कौन से जिले में लगता है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, सीकर, डूंगरपुर, जयपुर या फिर अजमेर। तो आप सभी जानते हैं खाटू श्याम जी का जो मेला है या फिर खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो कौन से जिले में है? सीकर जिले में। तो खाटू श्याम जी का जो प्रसिद्ध मेला है सीकर जिले में लगता है, लेकिन मेले के बारे में पूछा जा सकता है कि इनका मेला कौन सी तिथि को बढ़ता है। खाटू श्याम जी का मेला तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी तो ये चलता है द्वादशी तक खाटू श्याम जी का मेला। ठीक है, और खाटू श्याम जी को किसका अवतार माना जाता है? तो कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार माना जाता है इन खाटू श्याम जी को। जबकि डूंगरपुर में तो कौन सा मेला लगता है? बेणेश्वर मेला। कब लगता है बेणेश्वर मेला? माघ पूर्णिमा को। ठीक है, क्वेश्चन बनता रह सकता है। जयपुर में आप सभी जानते हैं शीतला माता का प्रसिद्ध मेला लगता है, शीतला माता मेला। और शीतला माता का मेला कौन सी तिथि को लगता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है शीतला माता का मेला। और अजमेर में लगता है पुष्कर का मेला। और पुष्कर का मेला कौन सी तिथि को बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्कर का मेला कौन सी तिथि को बढ़ता है, कहाँ पर बढ़ता है। तो पुष्कर का मेला लगता है अजमेर में और कार्तिक पूर्णिमा में। शीतला माता का मेला जयपुर चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। और बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को। ठीक है, और खाटू श्याम जी का मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक चलता है मेला। ठीक है, सीकर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछा है कि निम्न में से अवनद्ध वाद्य यंत्र नहीं है। निम्न में से अवनद्ध भारतीय यंत्र नहीं है। ऑप्शन चंग, चंग, मादल या फिर मशक। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है डेढ़। बताइए भाई क्या आंसर करोगे। निम्न में से अवनद्ध वाद्य यंत्र नहीं है। क्वेश्चन तो यहाँ से घूम फिर कर आने वाले। ठीक है, या तो मैं आपको बता रही हूँ पूछने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाएगा या फिर ऑप्शन में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो क्या पूछा गया है कि निम्न में से अवनद्ध वाद्य यंत्र नहीं है। चंग कैसा वाद्य यंत्र? अवनद्ध वाद्य यंत्र है। मादल अवनद्ध वाद्य यंत्र है और डेरू भी अवनद्ध वाद्य यंत्र है। जबकि मशक कैसा वाद्य यंत्र? यह है सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है, ऐसे वाद्य यंत्र कहलाते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। तो मशक है सुशिर वाद्य यंत्र, जबकि चंग, मादल और डेरू है अवनद्ध वाद्य यंत्र। और अवनद्ध वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की छाप से होती है, इसे कहते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र। ठीक, या राइट आंसर सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सागड़ी प्रथा है, सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा का संबंध है। ऑप्शन बंधुआ मजदूर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मोथाना प्रथा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है छेड़ा पाड़ना।
और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है दापा प्रथा। इस प्रकार से क्वेश्चन को ये बनाया गया है कि सागड़ी प्रथा का संबंध है, किससे है सागड़ी प्रथा का संबंध। चार ऑप्शन है आपके पास, तो आप सभी जानते हैं सागड़ी प्रथा का संबंध है बंधुआ मजदूर से। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मोधाना जो प्रथा है ये क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है तो आरोपी व्यक्ति को उसके बदले में ही देखिए भुगतान करना पड़ता है, इसे कहते हैं मोधाना प्रथा। और छेड़ा फाड़ना, तलाक देना। ठीक, दापा प्रथा किसे कहते हैं कि आदिवासियों में वर पक्ष की ओर से कन्या के बदले देखिए धनराशि दी जाती है, किसको, कन्या के पिता को, तो उसे कहते हैं दापा प्रथा। ठीक है, और सागड़ी प्रथा का संबंध है बंधुआ मजदूर से। इसमें है जो कि जमींदारों के द्वारा किसी व्यक्ति को जब धनराशि दे दी जाती है तो उसके बदले में वे नौकर बनकर उससे यहाँ पर काम करता है, उसे कहते हैं बंधुआ मजदूर या फिर सागड़ी प्रथा। राइट आंसर ए ऑप्शन। सुमेलित करें, सुमेलित करें। क्या दिया गया है आपको सम्मिलित करने के लिए, सिक्के दे दिए गए हैं और रियासत दे दी गई है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तालीम सही, कोटा। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है तमचा शाही, तमचा शाही बूंदी। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है रामशाही, प्रतापगढ़। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या, गुमानशाही, धौलपुर। सुमेलित कीजिए तो आप इसे, ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं 1 2 3 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 2 1। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 2 1। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 1 और 2। बताइए क्या करने वाले हैं। सुमेलित करें, सिक्के और रियासत। कौन से सिक्के का संबंध कौन सी रियासत से है, सालिम शाही सिक्का, इसका संबंध है प्रतापगढ़ से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, यहाँ एक आ रहा है इस वजह से कट हो गया, या 4 आ रहा है इस वजह से कट हो गया। तमचाशाही सिक्के का संबंध है धौलपुर रियासत से। 3 और 4। रामशाही सिक्के का संबंध है बूंदी से। 3 4 2। ठीक है, 3 4 और 2। इसके अलावा गुमाशाही सिक्के का संबंध है कोटा रियासत से। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। सालिमशाही सिक्का प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन। तमचाशाही सिक्के का संबंध धौलपुर रियासत से है, चौथा ऑप्शन। और रामशाही सिक्के का संबंध है बूंदी रियासत से, दूसरा ऑप्शन। और गुमाशाही सिक्के का संबंध है कोटा रियासत से। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिक्के और रियासत भी दिए जा सकते हैं। या फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बन करा सकता हूँ, आखेशाही सिक्का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आखेशाही सिक्का या फिर डोडिया सिक्का, डोडिया सिक्का, इसका संबंध कौन सी रियासत से है, तो जैसलमेर रियासत से। या फिर पूछा जा सकता है झाड़शाही सिक्का, झाड़शाही सिक्का का संबंध है जयपुर रियासत से। या फिर पूछा जा सकता है माणकशाही सिक्का, कि माणकशाही सिक्के का संबंध कौन से रियासत से है, तो करौली से। ठीक है, माणकशाही सिक्का, माणकशाही सिक्का, इसका संबंध है करौली से। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है, कि जिसमें राजा की दैनिक दिनचर्या लिखी जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शंस में आपको दिया गया है कमठाना बही। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है हुकूमत बही। और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है हकीकत वही। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या,
दस्तूर, सोमवार। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में, कि जिसमें राजा की दैनिक दिनचर्या लिखी जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? जिसमें राजा की दैनिक दिनचर्या लिखी जाती है वे क्या कहलाती है? चार ऑप्शन है आपके पास, क्या कहलाएगी? हकीकत वही, या राइट आंसर सी आंसर हो जाएगा हमारा। जबकि जो कमठाना वही है, इसमें तो क्या जानकारी मिलती है कमठाना वही में? बताइए, कमठाना जो वही है इसमें क्या जानकारी मिलती है? निर्माण संबंधी कार्यों की, निर्माण संबंधी कार्यों की जानकारी इसमें लिखी जाती है, ठीक है? इसमें कमठाना वही में। और जो हुकूमत वही है इसमें है जो कि शासकीय आदेश, शासकीय जो आदेश हैं वे लिखे जाते हैं, शासकीय आदेश लिखे जाते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि निर्माण संबंधी कार्यों की जानकारी कौन सी वही में मिलती है? तो कमठाना वही में। या फिर शासकीय आदेश लिखे जाते हैं कौन सी वही में? तो हुकूमत वही में। और है जो कि राजा की जो दैनिक दिनचर्या लिखी जाती है तो हकीकत वही में। और दस्तूर जो कोमवार है इसका संबंध है जयपुर रियासत से। और दस्तूर कोमवार में क्या होता है बताइए? इसमें जो कर्मचारियों के नाम इसमें लिखे जाते हैं, कर्मचारियों के नाम और जाति, जाति के बारे में लिखा जाता है। और दस्तूर सोमवार का संबंध कौन सी रियासत से है? जयपुर रियासत से। इसमें कर्मचारियों के नाम और उनकी जाति लिखी जाती है। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है। वही क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करवाए जाएंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन, कोठारी नदी। बी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गग्गर नदी। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बेड़च नदी। बताइए क्या करने वाले हो क्वेश्चन नंबर 3 में। ये बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कहाँ पर है पहले तो ये बताइए। बागोर सभ्यता कहाँ पर है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। और कौन सी नदी पर है ये बागोर सभ्यता? तो ये है कोठारी नदी पर बागोर सभ्यता। और जो बागोर सभ्यता है इसका जो उत्खनन करता है वे कौन है बताइए? बागोर सभ्यता का उत्खनन करता वी.एन. मिश्र, ठीक है? तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। और इसके जो उत्खनन करता है वे है वी.एन. मिश्र। जबकि बाणगंगा नदी पर तो कौन सी सभ्यता बची हुई है बताइए? बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता। और ये बेराट सभ्यता कौन से जिले में है? कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिलों में। किस नदी पर है ये? बाणगंगा नदी पर है बेराट सभ्यता, ठीक है? और गग्गर नदी पर है कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता, जो कि कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़। और बेड़च नदी पर कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। कौन सी नदी पर है? आयड़ नदी पर या फिर बेड़च नदी पर? यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी के किनारे। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है? क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा है भाई क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कि अर्जुनयन जनपद में राजस्थान की, राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़,
बी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, बीकानेर और जोधपुर। और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई मालव जनपद, मालव जनपद। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अलवर और भरतपुर, अलवर भरतपुर। बताइए क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 4 कि अर्जुनायन जनपद में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं। अर्जुनायन जनपद में कौन से जिले आएंगे राजस्थान के, अलवर और भरतपुर। या राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि मालव जनपद में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, जयपुर और टोंक। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मालव जनपद में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, तो जयपुर और टोंक। और बीकानेर में जोधपुर आते हैं जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था बीकानेर और जोधपुर। इसके अलावा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं योधे जनपद में, योधे जनपद में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि योधे जनपद में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। या राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि वेरी भट्ट की उपाधि किस शासक को, किस शासक को दी गई थी। ऑप्शंस गोविंद तृतीय, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पृथ्वीराज तृतीय, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है विग्रहराज चतुर्थ, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या, हमीर। बताइए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि वेरीगढ़ की उपाधि किस शासक को दी गई है। कौन से शासक को वेरीगढ़ की उपाधि प्रदान की गई है, तो वो दी गई है गोविंद तृतीय को। राइट आंसर ए ऑप्शन, इनको दी गई है वेरीगढ़ की उपाधि। ठीक है, जबकि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई है, इन्हें दी गई है तो दल पंगुल, दल पंगुल, या फिर राय पिथौड़ा, राय पिथौरा की उपाधि। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दल पंगुल या फिर राय पिथौरा की उपाधि कौन से शासक को दी गई है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और विग्रहराज चतुर्थ को दी गई है कवि बांधव की उपाधि, कवि बांधव की उपाधि दी गई है विग्रहराज चतुर्थ को। और चौहानों का स्वर्णकाल माना गया है विग्रहराज चतुर्थ के काल को। ठीक है, जबकि हमीर को दी गई है कौन सी उपाधि, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है किसे, राणा हमीर को। और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, तो आपको वही थ्योरी कंप्लीट करवाई जा रही है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कि मतीरे मतेरी मतीरे गाड़ युद्ध कब हुआ, मतीरे गाड़ युद्ध कब हुआ। ऑप्शंस 1544, 1527, 1518 और 1644। बताइए मतीरे गाड़ युद्ध कब हुआ था, बताइए। सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या करोगे, डी ऑप्शन 1644 में। मतीरे गाड़ युद्ध हुआ था 1644 में। और किन किन शासकों के बीच में हुआ था ये युद्ध, मतीरे गाड़ युद्ध। तो ये हुआ था एक तो नागौर के शासक और दूसरा बीकानेर के शासक, इन दोनों के बीच में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, नागौर के शासक अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर, और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कर्ण सिंह की क्या होती है, विजय होती है इस युद्ध में। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मतीरे गाड़ युद्ध किन शासकों के बीच में लड़ा गया, तो अमर सिंह राठौर और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के बीच में, जिसमें कर्ण सिंह की क्या होती है, विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है,
ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर भी आया है एग्जाम में और आ भी सकता है। राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। नाम दे दी गई यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है दुर्गादास राठौड़। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मोहम्मद नैन्सी और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजीत सिंह। बताइए भाई क्या करने वाले हो। क्या पूछा है कि राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। कौन से शासक को राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसेस, ध्यान देने वाली बात है। राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। इसके अलावा दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ अणविंदिया मोती क्वेश्चन बनकर आ सकता है। मारवाड़ अणविंदिया मोती कहा जाता है कौन से शासक को। दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है, राठौड़ों का यूलिसेस या फिर मारवाड़ अणविंदिया मोती कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। जबकि जो पृथ्वीराज राठौड़ है इनके द्वारा तो कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी। बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की गई थी और ये रचना उत्तरी मारवाड़ी में की गई थी। ठीक है, जिसके कारण इनको कहा जाता है डिंगल का हेरोस। क्वेश्चन बनता सकता है कि डिंगल का हेरोस कहा जाता है तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है जिनके द्वारा बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की गई थी और ये रचना उत्तरी मारवाड़ी में है जिसके कारण इनको डिंगल का हेरोस कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। तो मोहम्मद नैन्सी है इन्हें कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। मोहम्मद नैन्सी को। और नैन्सी के द्वारा नैनसिरी ख्यात ग्रंथ की रचना की गई है। इसके अलावा मारवाड़ वरगनारी विगत ये किसकी रचना है। मोहम्मद नैन्सी की। ठीक है, और अजीत सिंह को कहा जाता है कान का कच्चा राजा। क्वेश्चन बनकर सकता है कि कान का कच्चा राजा किस शासक को कहा जाता है तो अजीत सिंह को। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। ठीक है, राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्या पूछा है भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे जहांगीर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को कितने का मनसबदार प्रदान किया। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं 4000, बी ऑप्शन में 5000, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 6000 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 7000। बताइए क्या करने वाले हैं कि जहांगीर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को कितने का मनसबदार प्रदान किया। बीकानेर के शासक राय सिंह वो शासक थे जो जहांगीर और अकबर दोनों के दरबार में रह चुके थे। ठीक है, अकबर और जहांगीर इन दोनों के दरबार में कौन से शासक रह चुके हैं। बीकानेर के राय सिंह। ठीक है, और अकबर के द्वारा है जो कि राय सिंह को कितने का मनसबदार प्रदान किया गया था तो 4000 मनसबदार प्रदान किया था अकबर द्वारा इसको राय सिंह को। जबकि जहांगीर के द्वारा राय सिंह को 5000 का मनसबदार प्रदान किया गया। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हो कि अकबर ने है कि राय सिंह को कितने का मनसबदार बनाया तो 4000 मनसबदार प्रदान किए। जबकि जहांगीर के द्वारा है कि बीकानेर के शासक राय सिंह को कितने का मनसबदार प्रदान किया गया था तो 5000 का। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जहांगीर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को कितने का मनसबदार प्रदान किया तो 5000 का। जहांगीर के द्वारा दिया गया था राय सिंह को 5000 का मनसबदार। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने 4000 का और जहांगीर ने 5000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है कि प्रजा प्रतिनिधि प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? ऑप्शन दयाल दास, बी ऑप्शन में बाकी दास, सी ऑप्शन महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है रतन सिंह। बताइए भाई क्या करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर फटाफट बताइए आप मुझे क्या करोगे। पहले ध्यान पूर्वक पढ़ो आप एक बार क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कि प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? यही पूछा गया है कि किसके द्वारा की गई थी? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। राइट आंसर सी ऑप्शन। और प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी 1913 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई थी। और महाराजा जो गंगा सिंह है इनके द्वारा गंग नहर का निर्माण भी करवाया गया था। गंग नहर का निर्माण कब करवाया था? 1927 में। और तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है इसमें भाग लिया था महाराजा गंगा सिंह ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया इसके द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। इसके अलावा चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेज, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेज की जो स्थापना है वे किसके द्वारा की गई और कब की गई थी? तो 1921 में किसके द्वारा की गई थी? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही की गई थी इसकी स्थापना 1921 में। ठीक है, इसके अलावा गंगा नहर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। इसके कारण इन्हें कहा जाता है राजस्थान का भागीरथ। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके द्वारा गंगा नहर का निर्माण करवाया गया था 1927 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी भाग इनके द्वारा ही लिया गया था। इसके अलावा चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो थ्योरी लिखवाई जा रही है आपको यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ रही है। ठीक है, एग्जाम में तो आप थ्योरी को कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कि अकबर ने किसे काबुल, बिहार व बंगाल का गवर्नर या सूबेदार बनाया? क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि अकबर ने किसे काबुल, बिहार व बंगाल का गवर्नर या सूबेदार बनाया? ऑप्शन मिर्जा राजा जय सिंह, बी ऑप्शन में सवाई जय सिंह, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मान सिंह, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है राय सिंह। बताइए क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 10 कि अकबर ने किसे काबुल, बिहार व बंगाल का सूबेदार बनाया? कौन से शासक को बनाया गया था? बंगाल, बिहार और काबुल का सूबेदार तो मानसिंह प्रथम को बनाया गया था। ठीक है, काबुल का सूबेदार बनाया गया था मानसिंह प्रथम को। कब? 1585 में। मानसिंह प्रथम ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर बिहार का बनाया गया था दूसरे नंबर पर। इसको मानसिंह प्रथम को कब बनाया गया था? 1587 में सूबेदार। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से। ठीक है, और फिर बनाया गया था बंगाल का सूबेदार। कब बनाया गया था? 1594 में।
मानसिंह प्रथम को सूबेदार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मानसिंह प्रथम को बिहार का सूबेदार कब बनाया गया, तो 1587 में। या फिर काबुल का सूबेदार बनाया गया मानसिंह प्रथम को 1585 में। या फिर बंगाल का सूबेदार बनाया गया था अकबर द्वारा मानसिंह प्रथम को 1594 में। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। 3 क्वेश्चनों का निर्माण हो रहा है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ भाई, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि सुमेलित करें। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है युद्ध के नाम दे दिए गए हैं। पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध 1800 ईस्वी। ठीक है, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मालपुरा का युद्ध, मालपुरा का युद्ध 1790। सुमेलित करना है क्या, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है तुंगा का युद्ध, तुंगा का युद्ध ऑप्शन 1761 ईस्वी। और डी ऑप्शन में यहाँ दे दिया गया है क्या, भटवाड़ा का युद्ध, भटवाड़ा का युद्ध ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं 1787। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए गए हैं 1 2 3 4 या फिर 4 3 2 1। इसके अलावा 2 1 या फिर 4 3। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 2 1। बताइए भाई क्या करोगे, सुमेलित करें। बताइए पाटन का युद्ध ये कब हुआ था, पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध कब हुआ था, 1790 ईस्वी में पाटन का युद्ध। और ये किस किस के बीच में हुआ था, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के बीच में और डी बोई, डी बोई के बीच में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, इसके अलावा जो मालपुरा का युद्ध है ये हुआ था 1800 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था ये, तो ये हुआ था प्रताप सिंह और दौलत राव सिंधिया के बीच में। दौलत राव दिखाई तो दे रहा ना, सिंधिया के बीच में लड़ा गया था। मालपुरा का युद्ध हुआ था 1800 ईस्वी में। किस किस के बीच में, प्रताप सिंह के बीच में और दौलत राव सिंधिया के बीच में। तुंगा का युद्ध हुआ था भाई 1787 में और ये हुआ था प्रताप सिंह और महदजी सिंधिया, महदजी सिंधिया के बीच। ठीक है, कौन सा युद्ध, तुंगा का युद्ध 1787 में प्रताप सिंह और महदजी सिंधिया के बीच में लड़ा गया था। और भटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में, जो हुआ था माधो सिंह, माधो सिंह और शत्रुशाल के बीच में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पे। तो पाटन का युद्ध 1790 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में एक, और तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में, और बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन पूछा भी जा सकता है कि किन किन के बीच में हुआ, तो पाटन का युद्ध हुआ था प्रताप सिंह के बीच में और दी बोई फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। ठीक है, मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में प्रताप सिंह और दौलत राव सिंधिया के बीच में लड़ा गया था। और तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में प्रताप सिंह और महदजी सिंधिया के बीच में। ठीक है, बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में माधो सिंह और शत्रुशाल के बीच में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कब हुआ था और किन किन शासकों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है आपसे कि मेवाड़ का, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कि मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ऑप्शन राणा लाखा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है राणा बलमन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राणा चुंडा। ठीक है, राणा चुंडा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर महाराणा कुंभा,
बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए क्या करने वाले। ये मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। कौन से शासक को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो कहा जाता है किसे? राणा चुंडा को। क्यों कहा जाता है बताइए भाई। किसके पुत्र थे ये? राणा लाखा के पुत्र। राणा लाखा के जो पुत्र थे उनका क्या नाम था? क्या नाम था? राणा चुंडा, इनके पुत्र का नाम था। और जो राणा लाखा है इनका विवाह किसके साथ हुआ था? राणा लाखा का विवाह किसके साथ हुआ था? मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक चुंडा की पुत्री, चुंडा की पुत्री हंसाबाई, हंसाबाई के साथ हुआ था राणा लाखा का किसका? राणा लाखा का विवाह। ठीक है। तो राणा जो चुंडा है उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे मेवाड़ के अगले राजा नहीं बनेंगे, यानी हंसाबाई का जो पुत्र होगा उसे ही मेवाड़ का राज्य राजा बनाया जाएगा। ठीक है। इस कारण है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है किसे? राणा चुंडा को। और राणा चुंडा किसके पुत्र थे? ये राणा लाखा के पुत्र थे। ठीक है। राणा लाखा के पुत्र का नाम भी पूछा जा सकता है कि राणा लाखा का पुत्र का नाम था तो राणा चुंडा। ठीक है। और राणा लाखा की जो पत्नी का क्या नाम था? तो हंसाबाई। और ये हंसाबाई किसकी पुत्री थी? तो ये मारवाड़ के शासक चुंडा की पुत्री थी। और हंसाबाई के भाई का नाम बताइए मुझे। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि हंसाबाई के भाई का क्या नाम था? भाई का नाम बताइए। तो राणा रणमल, राणा रणमल, ये दोनों भाई बहन थे, हंसाबाई और रणमल। और किसके पुत्र और पुत्री थे ये? तो मारवाड़ के शासक चुंडा के पुत्र और पुत्री। क्या नाम है? हंसाबाई और रणमल। ठीक है। दोनों भाई बहने। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी कारण मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है राणा चुंडा को, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वे मेवाड़ के अगले राजा नहीं बनेंगे और हंसाबाई के पुत्र ही जो कि मेवाड़ के अगले राजा बनाए जाएंगे। इस कारण कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कि त्रिभुवन नारायण मंदिर किस जिले में है? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है यही पूछा गया है यहाँ पर। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। उदयपुर, ये ऑप्शन में चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजसमंद, और डी ऑप्शन में पाली। बताइए क्या करोगे कि तिरुभुवन नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है तिरुभुवन नारायण का मंदिर? कौन से जिले में? तो चित्तौड़गढ़ जिले में है तिरुभुवन नारायण मंदिर। और जो तिरुभुवन नारायण मंदिर है इसके निर्माता कौन है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ये त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता का नाम बताइए। तो कौन थे? भोज परमार। भोज परमार के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर का। और ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसे समिधेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है कि राजस्थान में स्थापत्य कला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपको यहाँ दे दिए गए हैं। महाराणा कुंभा, डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है महाराणा सांगा, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है महाराणा उदय सिंह, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई महाराणा प्रताप। बताइए क्या करने वाले कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, स्थापत्य जो कला की जनक है वे कहलाते हैं महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधि दी गई है? इन्हें अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव उपाधि,
अभिनव भट्टाचार्य की या फिर हाल गुरु की, हाल गुरु या फिर दान गुरु की उपाधि कौन से शासक को दी गई है? महाणा कुंभा को। इसके अलावा स्थापत्य कला का जनक भी महाणा कुंभा को कहा जाता है। इसके अलावा जो महाणा कुंभा है, महाणा कुंभा, इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ है जो कि लिखे गए हैं बताइए? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा या फिर सूर प्रबंध, सूर प्रबंध, सुधा प्रबंध, चंडी शतक, चंडी शतक या फिर रसिक प्रिया। क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इन ग्रंथों के लेखक हैं कौन? महाणा कुंभा। और महाणा जो कुंभा है एक ऐसे शासक है जिन्होंने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया था इनके द्वारा? एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके अलावा मचान दुर्ग, बसंतगढ़ का किला और अचलगढ़ का किला। ये महाणा कुंभा के द्वारा बनाए गए प्रमुख किले हैं। इसके अलावा विजय स्तंभ का निर्माण भी महाणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, जिसके अंतर्गत 9 मंजिलें। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। या कोई ग्रंथ का नाम पूछा जा सकता है या फिर महाणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई है। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट लिखते हैं, इसका इन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल, तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भेजा गया, यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं जलाल का। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भगवंत दास। सी ऑप्शन में मान सिंह और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है टोडरमल। बताइए भी क्या करने वाले हो। राइट आंसर कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भेजा गया। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा गया था? देख लीजिए आप। सबसे पहले तो भेजा गया था भाई सर्वप्रथम भेजा गया जलाल खां को, जलाल खां को। कब भेजा गया था? 1572 ईस्वी में। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर भेजा गया था मानसिंह को, और मानसिंह को भेजा गया था 1573 ईस्वी में। और तीसरे नंबर पर भेजा गया था भगवंत दास को 1573 सितंबर 1573 ईस्वी में। और चौथे नंबर पर भेजा था टोडरमल को 1573 ईस्वी में दिसंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भेजा गया। किसे भेजा गया था तीसरे शिष्टमंडल के रूप में? भगवंत दास को। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले जलाल खां को 1572 ईस्वी में, उसके बाद भेजा गया था मानसिंह को जून 1572 में, और भगवंत दास को भेजा था 1573 में सितंबर में। ठीक है, और टोडरमल को दिसंबर 1573 ईस्वी में। ये क्रम इस प्रकार से। ठीक है, तीसरा भी पूछा जा सकता है, चौथा भी पूछा जा सकता है, प्रथम भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन हेमरत्न सूरी, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चक्रपाणि मिश्र, चक्रपाणि मिश्र। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मोनो प्लेन,
और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई भागवत। बताइए भाई क्या करोगे कि मूर्त माला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी मूर्त माला ग्रंथ की रचना? चार ऑप्शन थे आपके पास, देख लीजिए। मूर्त माला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? चक्रपाणी मिश्र के द्वारा। और जो ये चक्रपाणी मिश्र थे ये किसके दरबारी विद्वान थे? नाम बताइए, नाम भी दिया जा सकता है आपको। ये जो चक्रपाणी मिश्र हैं ये किसके दरबारी विद्वान थे? कौन से शासक के दरबारी विद्वान थे ये? तो ये थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिनके द्वारा मूर्त माला ग्रंथ की रचना की गई है। इसके अलावा जो हेमरत्न सूरी है ये भी किसके दरबारी विद्वान थे? महाराणा प्रताप के। ये दोनों ही महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। और हेमरत्न सूरी के द्वारा तो कौन सी रचना की गई है? कौन से ग्रंथ की? गोरा बादल। गोरा बादल, पद्मनी, पद्मनी चौपाई, पद्मनी चौपाई की रचना किसके द्वारा की गई है? हेमरत्न सूरी के द्वारा। और जो मूलक नेसी है ये किसके दरबारी विद्वान थे? यहाँ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो मूलक नेसी है ये किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान। और मूलक नेसी के द्वारा आपको भी बताया था मैंने, नैणसिरी ख्यात, नैणसिरी ख्यात या फिर मारवाड़, मारवाड़ परगनारी विगत, परगनारी विगत ग्रंथ की रचना की गई है। और जो भाव बढ़ते ये किसके दरबारी विद्वान थे? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चनों का निर्माण हो रहा है। किसके दरबारी विद्वान थे? फटाफट नाम बताइए। अनूप सिंह के, अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे भाव भट्ट। और भाव भट्ट के द्वारा अनूप संगीत विलास की रचना की गई थी। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अनूप संगीत विलास के लेखक है तो भाव भट्ट। और भाव भट्ट किसका दरबारी विद्वान था? तो अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, नाम भी दिए सकते हैं इन दरबारी विद्वानों के आपको। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है कि देवारी का समझौता, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। पर देवारी का समझौता कब हुआ यही पूछा गया है यहाँ पर। देवारी का समझौता कब हुआ? ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं 1860 या फिर 1800, 1660। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1707 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1708। बताइए कि देवबारी का समझौता कब हुआ? कब हुआ था ये देवबारी का समझौता? देवबारी का समझौता हुआ था 1708 ईस्वी में। और किन किन के बीच में हुआ था ये देवबारी का समझौता और कहाँ पर हुआ था ये देवबारी का समझौता? तो ये हुआ था उदयपुर में। और किस किस के बीच में हुआ था ये देवबारी का समझौता? तो ये हुआ था उदयपुर के शासक, उदयपुर के शासक अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनकर आया है कि देवबारी का समझौता किन किन शासकों के बीच में हुआ? तो अमर सिंह द्वितीय के बीच में, इसके अलावा आमेर के शासक, आमेर के शासक सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, इनके बीच में हुआ था देवबारी का समझौता। कब हुआ था? 1708 में। किन किन के बीच में? अमर सिंह द्वितीय, अजीत सिंह और सवाई जयसिंह के बीच में। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। हमसे तो यही पूछा गया कि देवबारी का समझौता कब हुआ? 1708 ईस्वी में और उदयपुर में हुआ था ये समझौता। किसके खिलाफ हुआ था ये समझौता? ये भी बताइए। बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ हुआ था ये समझौता देवबारी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 17 हो गया कंप्लीट, 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 1977 ईस्वी में डूंगरपुर के, डूंगरपुर के किस राजा को विधानसभा
का अध्यक्ष बनाया गया। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन विजय सिंह। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या? लक्ष्मण सिंह। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगर सिंह। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गोपीनाथ। बताइए कि 1970 ईस्वी में डूंगरपुर के किस राजा को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था? कौन सा शासक थे वे डूंगरपुर के जिन्हें 1977 ईस्वी में विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था? तो वो थे लक्ष्मण सिंह। ठीक है, डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह थे। राइट आंसर बी ऑप्शन। देखिए जो विजय सिंह है इनके दौरान डूंगरपुर में कौन से तालाब का निर्माण कराया गया था? एडवर्ड सागर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विजय सिंह के द्वारा। कहाँ पर करवाया गया था? डूंगरपुर में। क्वेश्चन बनता हो सकता है कि एडवर्ड सागर तालाब कहाँ पर है, कौन से जिले में है? तो डूंगरपुर में, जिसका निर्माण विजय सिंह द्वारा करवाया गया था। और जो डूंगर सिंह है इनके द्वारा डूंगरपुर को बागड़ की राजधानी बनाई गई। राजधानी बनाई गई। ठीक है। या फिर गोपीनाथ इनके द्वारा गेप सागर तालाब निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गोपीनाथ के द्वारा। गेप सागर तालाब कहाँ पर है? डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया था। ये भी डूंगरपुर के शासक थे। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई। 18 हो गया। 19 कि मेवाड़ में सामंत सामंत मेवाड़ में सामंतों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन दे दिए गए हैं 3 में, या फिर 5 में, या फिर 4 में, और डी ऑप्शन में दिया गया है 2। बताइए बताइए भाई क्या करोगे? कि मेवाड़ में सामंतों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? कितनी श्रेणियों में बांटा गया है मेवाड़ में? मेवाड़ में सामंतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सामंतों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। ठीक है। 16 सरदार ये कहलाते हैं उमराव। ठीक है। दूसरे नंबर पर 32 सरदार और तीसरे नंबर पर बांटा गया है गोल। ये 3 श्रेणियां हैं। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि मारवाड़ में सामंतों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? कितनी श्रेणियों में बांटा गया है मारवाड़ में? बताइए। 4। मारवाड़ में 4 भागों में बांटा गया है इन सामंतों की श्रेणियों को। कौन कौन सी? एक तो बांटा गया है राजवी, दूसरा बांटा गया है सरदार, गनायत और मुत्सदी। ठीक है। राजवी, सरकार, इसके अलावा गिनायत और मुत्सदी। तो यहाँ पर मेवाड़ में सामंतों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। और मारवाड़ में सामंतों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये थे आज के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया ना आपको? क्वेश्चन नंबर 19। अभी तो 19 ही हुआ है, अभी तक क्वेश्चन और बच रहा है। ठीक है, कि मेवाड़ में सामंतों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। 16 सरदार कहलाते थे उमराव। फिर दूसरी श्रेणी में बांटा गया है 32 सरदार और तीसरी श्रेणी में बांटा गया है गोल को। और मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियां बताई गई है, राजवी, इसके अलावा सरदार और गिनायत और मुत्सदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन और बच रहा है अभी तो, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है कि कुवाड़ा का युद्ध
कब हुआ? ऑप्शन 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857, 9 अगस्त 1858 और 9 अगस्त 1857। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। कुआड़ा का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था ये कुआड़ा का युद्ध, और किन के बीच में हुआ था कुआड़ा का युद्ध? तो कुआड़ा का युद्ध हुआ था सबसे पहले 9 अगस्त, 9 अगस्त 1858 को। किनके बीच में हुआ था ये कुआड़ा का युद्ध? तो ये हुआ था तात्या टोपे, तात्या टोपे और रॉबर्ट के बीच में। ठीक है, जिसमें रॉबर्ट की क्या होती है? विजय होती है इस युद्ध में। कुआड़ा का युद्ध वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुआड़ा का युद्ध हुआ था 9 अगस्त 1858 को, क्योंकि 8 सितंबर 1857 को हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। दोनों में अंतर है। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, और जो बिथोड़ा का युद्ध है ये किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था ठाकुर खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह और ओनार के बीच में, जिसमें ओनार क्या होता है? मारा जाता है। ठीक है, और खुशहाल सिंह की इस युद्ध में विजय होती है, क्योंकि 18 सितंबर 1857 को हुआ था चेलावाद का युद्ध। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, बनकर आ सकता है कि चेलावाद का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को। किन किन के बीच में हुआ था ये? तो ये भी ठाकुर खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह और मेक मोशन के बीच में, जिसमें मेक मोशन का क्या कर दिया गया था? सिर काट दिया गया था, और मेक मोशन मारा जाता है इस युद्ध में। और इस युद्ध में भी ठाकुर खुशहाल सिंह की विजय होती है। तो यहाँ तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।